In every financial journey, having a trusted partner is everything. Where expertise meets innovation and your future takes shape. We go beyond wealth management. We build relationships. Mainstay Wealth, the next generation of investment management. सीरिया में जंग, ट्रम्प का पावर ट्रिप, जीएसटी रेट हाइक और बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स ने किया है मार्केट्स को बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान शाह मेनस्टे वेल्थ से। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीसेंट डेवलपमेंट्स की जो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक धमाकेदार खबर की जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। ट्रंप ने रिसेंटली ब्रिक्स नेशंस विच इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका उन पर हाई टैरिफ्स इंपोज करने की धमकी दी है। यहाँ उनका कहना है कि अगर ये नेशंस यूएस डॉलर को अंडरकट करने की ट्राई करते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो यूएस इन्हें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के जरिए पनिश करेगा। ये बात सीरियस इसीलिए है क्योंकि ब्रिक्स नेशंस अब एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी लॉन्च करने पर काम कर रहा है। अगर ये होता है तो ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर की मोनोपोली कम हो सकती है। इस धमकी का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स और बढ़े और ये अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ब्रिक्स नेशंस अकाउंट्स फॉर 31.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। इंडिया की एक्सपोर्ट्स का 18% ब्रिक्स कंट्रीज में जाता है। अगर टैरिफ्स लगते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होगी और लिस्टेड कंपनीज लाइक टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डीज पर असर पड़ सकता है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ जहां सीरिया में सिविल वॉर एस्केलेट हो गया है। अलेप्पो और डमास्कस रीजन्स में नए कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पर होता है जो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड $95 पर बैरल पहुंच गया है और एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आया तो ये 100 से भी ऊपर जा सकता है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है। ऑयल प्राइस हाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन और रुपी की वीकनेस पर। हाई ऑयल प्राइसेस लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं जिसका असर इन्फ्लेशन और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। हम बात करते हैं एक डोमेस्टिक डेवलपमेंट की जो जीएसटी काउंसिल के प्रपोजल से जुड़ी है। काउंसिल ने कुछ लग्जरी और सेमी लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी रेट्स 28% से 35% तक करने का सजेशन दिया है। ये मेनली ऐसे प्रोडक्ट्स पर है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के अंडर आते हैं जैसे प्रीमियम कार्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांडेड क्लोथ्स। अगर ये रेट्स बढ़ते हैं तो मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स की स्पेंडिंग और कंजम्पशन पैटर्न्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। सेक्टर्स जैसे ऑटो और एफएमसीजी जो डिमांड सेंसिटिव होते हैं उन्हें रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी ग्रोथ स्लो डाउन सितंबर क्वार्टर में 3.5% आ गया जो लास्ट ईयर 6.7% था। लग्जरी कार मेकर्स जैसे मर्सिडीज और ऑडी इंडिया में प्राइस हाइक्स अनाउंस कर चुकी है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो है इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन। सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% पर है जो पास्ट 3 इयर्स का लोएस्ट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो हमारे जीडीपी का 55% कंट्रीब्यूट करता है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। इन्फ्लेशन, हायर ईएमआईज और अनएम्प्लॉयमेंट ये सब मिलकर स्पेंडिंग कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेल कंपनीज और कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स पर है जैसे टाइटन और मैरिको। अब बात करते हैं एफआईआईज की जो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। नवंबर 2024 में एफआईआईज ने 29,834 करोड़ का नेट आउटफ्लो किया है। एफआईआईज के निकलने का एक रीजन ग्लोबल अनसर्टनिटीज और इंडियन इकोनॉमिक स्लोडाउन है। जब एफआईआईज पैसा निकालते हैं तो मार्केट्स में लिक्विडिटी इंपैक्ट होती है जो निफ्टी और सेंसेक्स पर प्रेशर बनाती है। आपने देखा होगा कि रिसेंट डेज में निफ्टी ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा गिरा था। इन सब फैक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है? मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, रुपी की वैल्यू ऑल टाइम लो तक गिर गई है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कॉशियस है जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को डिले कर रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज इम्पैक्ट्स देखें तो बैंकिंग में लोन ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, आईटी में वीक ग्लोबल डिमांड्स है और ऑटो में हायर इनपुट कॉस्ट हो चुके हैं। अब फिर से सवाल यही उठता है कि आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहले तो डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है।
आप इक्विटी के साथ बॉन्ड्स और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज द वंस विच आर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करें जो रेजिलियंट होती है, जैसे HDFC बैंक, TCS और रिलायंस। और लॉन्ग टर्म SIPs को प्लीज कंटिन्यू रखें। वोलेटिलिटी के टाइम पे पैनिक सेलिंग से बचे। बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को ही अडॉप्ट रखें। अगर निफ्टी 50 आपको 24,000 के आसपास मिलती है तो फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उनके एनालिसिस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। मैं हूँ ईशान, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।